प्यारे विद्यार्थियों, हम 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं औपनिवेशिक शहर। और इस अध्याय में अभी तक हमने कस्बे और नगरों के बारे में पढ़ा है, जो औपनिवेशिक काल से पहले किस प्रकार के कस्बे और नगर हुआ करते थे, और औपनिवेशिक काल के बाद किस प्रकार से बंदरगाह के शहर बने। रेलवे के आने के बाद रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द शहर बने। उसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके भाग 2 में नए शहर में कैसे परिवेश होते थे, कैसे वहां का समाज होता था, क्या वहां की नई व्यवस्था होती थी, और कौन से नए शहर किस रूप में बने, इसके बारे में हम भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये नए शहर कैसे थे। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो व्यापार के मकसद से भारत आई थी और बंदरगाह के इर्द गिर्द उन्होंने शहरों को बसाया, खासतौर से कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इन शहरों के द्वारा ही वह व्यापार करते थे, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड को भेजते थे, और इंग्लैंड के कारखानों में बनने वाला जो वहां पर माल होता था, उसे दोबारा से भारत की मंडियों में बेचने के लिए यहां भेजा करते थे। अर्थात औपनिवेशिक काल के ये नए शहर बन गए। और 1857 की क्रांति के बाद उन्हें अब डर भी लगने लगा था भारतीय लोगों से, कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, कोई क्रांति और ना हो जाए। इसलिए उन्होंने इन बड़े शहरों में किले बनाए, फोर्ट बनाए, और उन किलों की किलेबंदी चारों तरफ से कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने बनाया था, बहुत ही भव्य विशाल भवन, जो कि उस समय काल की एक बेजोड़ नमूना था वास्तुकला का। कलकत्ता, वहां पर भी उन्होंने एक फोर्ट विलियम के नाम से बनाया, और बंबई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, वहां पर भी एक किला, फोर्ट बनाया। तो इस प्रकार से इन किलेबंद बस्तियों में वे अंग्रेज रहा करते थे। विशेष तौर से गोरे लोग ही इन किलेबंद फोर्ट के अंदर रहा करते थे, और इन्हें व्हाइट टाउन कहा जाता था। और व्हाइट टाउन के बाहर, उस किले के बाहर, भारतीय व्यापारी, दुभाषीय, कारीगर, कामगार, सेवक, जो कि भारत के होते थे, वे रहते थे, जिनकी उन्हें समय समय पर आवश्यकता होती थी। इन लोगों को वो अपने नजदीक ही उस फोर्ट के इर्द गिर्द ही बसाया करते थे, और वो भी एक नगर का रूप ले लेता था फोर्ट के चारों तरफ। उसको वे ब्लैक टाउन कहा करते थे। तो दो तरह के ये नगर बन जाते थे इन शहर के अंदर ही। एक वाइट टाउन, जहां गोरे लोग रहते थे, गोरे सैनिक, उनके उच्च अधिकारी, वे किलेबंद एक महल में अंदर रहते थे। और इर्द गिर्द ब्लैक टाउन, जहां पर भारतीय कामगार और मजदूर या दुभाषीय व्यापारी रहा करते थे। अब रेलवे के प्रसार के बाद 1853 ईस्वी में जब भारत में रेलवे का आगमन हुआ, उसके बाद इन 3 बंदरगाह वाले शहरों से बाहर भी भारत के कई शहर बसने लगे, क्योंकि कच्चे माल के लिए उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकता रहती थी, और वहां से मजदूर भी उन्हें लेने होते थे। श्रम की वहां पर कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए छोटे शहरों में भी कारखाने कुछ उन्होंने स्थापित किए, और उन्होंने भी समय के साथ नगरों या शहरों का रूप ले लिया। 1853 ईस्वी में बंबई में ही कावसजी नाना भाई ने एक पहली सूती मिल स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अधिक तो नहीं, लेकिन कमोवेश कुछ कारखाने स्थापित किए थे। वैसे तो उनका एक पक्षपातपूर्ण नीति रहती थी,
वो भारत में कभी भी उन्होंने औद्योगिकरण नहीं आने दिया, क्योंकि वे केवल इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को ही भारत में बाजार में बेचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कभी अधिक उद्योग स्थापित नहीं किए। लेकिन कुछ एक शहरों में, जैसे कानपुर में चमड़े के उद्योग स्थापित हुए थे, और जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा, इन्होंने पहला वहां पर स्टील का कारखाना लगाया था। 1905 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने ये जमशेदपुर में स्टील का कारखाना लगाया था। तो कानपुर और जमशेदपुर, ये प्रमुख वहां पर उस समय के औद्योगिक नगर थे। नहीं तो कुछ एक कारखाने उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में लगाए, लेकिन ज्यादातर औद्योगिकरण उन्होंने भारत में होने नहीं दिया। अब किस प्रकार का नया शहरी परिवेश था, किस तरह का यहाँ का जीवन होता था, क्या नई व्यवस्थाएं भारतवर्ष में बनी थी इन नए शहरों के आने से। तो ये जो नए शहर है, ये एक तरह से वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में वाणिज्य ही मुख्य उद्देश्य था। और व्यापार की दृष्टि से ही उन्होंने जो भी नियम कानून भारत में बनाए, वो उसी दृष्टि से बनाते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका व्यापार और वाणिज्य पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व स्थापित होने लगा, उन्होंने यहाँ की राजनीतिक शक्ति को भी अपने हाथों में लेना आरंभ कर दिया। समुद्र और नदियों के किनारे उन्होंने गोदी और घाट बनाने शुरू कर दिए। समुद्र के किनारे ही कई तरह के बड़े बड़े भंडार, स्टोर, गोदाम, ऑफिसेस, कार्यालय या परिवहन के डिपो या फिर बैंक उन्होंने स्थापित कर दिए। जिनकी उन्हें जरूरत थी, वैसी संस्थाएं उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार स्थापित करनी आरंभ कर दी। और जो मुख्य प्रशासनिक कार्यालय होते थे, वह समुद्र तट से कुछ दूर बनाते थे। जैसे कलकत्ता का ही उदाहरण है, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में उन्होंने स्थापित की थी। ये एक बहुत भव्य भवन आज भी यहाँ पर बंगाल सरकार का सचिवालय है। ये राइटर्स बिल्डिंग उन्होंने यहाँ स्थापित किया था कलकत्ता में। ये बंदरगाह से थोड़ा दूर था। और इस भवन में जो राइटर्स इंग्लैंड से भारत आया करते थे, जो कि क्लर्क का काम करते थे, लिपिक का काम करते थे, उन्हें पहले निवास स्थान के रूप में इस राइटर्स बिल्डिंग में रखा था और बाद में इसे कार्यालय का रूप दे दिया था। तो राइटर्स बिल्डिंग अंग्रेजों ने स्थापित उस समय की थी। एक बहुत बड़ा दफ्तर उस समय भी था और आज भी ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और यूरोपीय व्यापारी और एजेंट ने यूरोपीय शैली में भवन बना दिए। कई प्रकार के भवन उन्होंने इन शहरों में बनाए। और इसके अलावा फार्म हाउसेस, बागीचा घर, क्लब, रेस कोर्स जहाँ पर घोड़े की दौड़ करवाते थे, या रंगमंच, थिएटर जिसे कहते हैं, वो भी उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए इन शहरों में स्थापित किए थे। तो एक तरह से जो पुराना एक ढांचा था यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का, या यहाँ का जो रहन सहन पुराना था, उससे अब बिल्कुल बदलाव आ गया है। अब जो नया शहरी परिवेश है, वो बिल्कुल भिन्न है जो पहले भारत में एक व्यवस्था पहले बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने गोरे लोगों के लिए, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद वे चिंतित थे, डर में थे, इसलिए उन्होंने गोरे लोगों के लिए विशेष सिविल लाइंस बनाई हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से, जहां पर उन्हें खतरा ना हो, ऐसी बस्तियां उन्होंने बनाई और इन्हें सिविल लाइंस कहा गया। इसके लिए उन्होंने चरागाह या खेतों को साफ कर दिया, या जहां पर कहीं झुग्गी झोपड़ियां थी उन्हें साफ करके उन्होंने वहां सिविल लाइंस स्थापित कर दी। और जितने भी गोरे लोग होते थे इंग्लैंड के, अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, वे इन सिविल लाइंस में रहते थे। छावनियां, जिसे कैंटोनमेंट कहते हैं, वे सैनिकों के लिए, जो यूरोपीय सैनिक अधिकारी होते थे या भारतीय सैनिक भी, उनके लिए सुरक्षित स्थान पर वे छावनियां बनाते थे। और ये छावनियां शहर से कुछ दूर होती थी, लेकिन इतनी दूर भी नहीं।
वो शहर के साथ जुड़ी हुई भी होती थी विभिन्न कार्यों के लिए। तो वो छावनियां उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर शहर के इर्द गिर्द ही बनाई। लेकिन इन छावनियों की जो कमान होती थी वह अंग्रेज अधिकारी के पास ही होती थी। वही वहां के प्रभारी होते थे। उन्हीं की देखरेख में छावनियां चलती थी। और उन छावनियों में अंग्रेज अधिकारियों के लिए उन्होंने सुव्यवस्थित और भव्य भवन भी बनाए। तो सिविल लाइंस और छावनियां, ये दो तरह के नगर के अंदर ही दो तरह की उनकी व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने यहां पर बनाई। इसके बाद उन्हें एक चिंता स्वच्छता की हुई। पहले तो विशेष तौर से वे स्वच्छता के बारे में केवल सिविल लाइंस तक ही सीमित रहते थे। वहीं पर अपनी देखरेख, स्वच्छता की निगरानी करते थे जहां पर वे स्वयं रहते थे। लेकिन जो भारतीयों की बस्तियां थी वहां पर बहुत गंदगी होती थी और इस कारण से कई भयानक बीमारियां भी फैलने लग गई, जैसे हैजा, प्लेग। और ये बीमारियां केवल भारतीयों में ही नहीं, धीरे धीरे अंग्रेजों तक भी ये बीमारियां होने लग गई। इसलिए उन्होंने स्वच्छता निगरानी कुछ समितियां बनाई और उन्हीं की देखरेख में अब इन नगरों की स्वच्छता होने लगी। जैसे भूमिगत जल निकासी, सीवरेज का जो सिस्टम था वो अंडरग्राउंड उन्होंने तैयार किया। और सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, रोशनी की व्यवस्था इन नगरों में की। तो ये स्वच्छता निगरानी की देन इन नगरों को सुव्यवस्थित तरीके से बनाने में एक अच्छा प्रयास था। अब इसके बाद एक जो मुख्य विशेषता रही है अंग्रेजों की, वो रही हिल स्टेशन बसाने की। क्योंकि जैसे यूरोप का जो जलवायु है बहुत ठंडा है और भारत में बहुत गर्मी वाला यहाँ पर मौसम रहता है। इसलिए उनका प्रयास रहता था कि जो भारत में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर उन्होंने कुछ हिल स्टेशंस बनाए। विशेष तौर से ये हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने के लिए बनाए थे या सैनिटोरियम के रूप में। यदि कोई सैनिक बीमार होता है तो उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए, या कोई उनका अपना अधिकारी बीमार होता है तो स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ सैनिटोरियम उन्होंने हिल स्टेशन में बनाए। या सरहद की चौकसी रखने के लिए, या दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए इन हिल स्टेशंस को उन्होंने सबसे पहले बसाया। और जो भारतीय पहाड़ी इलाके थे, यहाँ की जो ठंडी जलवायु थी वो सेहत के लिए अच्छी मानते थे वे, क्योंकि ये जलवायु बिल्कुल मेल खाती थी यूरोप के जलवायु से। और जो गर्म इलाके भारत के थे उन्हें वो अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ये गर्म मौसम बीमारियां उत्पन्न करने वाला होता था। इसलिए इस गर्मी के दिनों में वे अंग्रेज अधिकारी हिल स्टेशनों की तरफ रुख कर लेते थे। और इसीलिए उन्होंने शिमला, जिसे पहले शिमला के नाम से भी जानते थे, 1815-16 में गोरखा युद्ध के दौरान उन्होंने शिमला को बसाया। माउंट आबू, जिसमें कि मराठा वॉर के टाइम 1817-18 में माउंट आबू को उन्होंने बसाया। और दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम शासकों से छीनकर उन्होंने दार्जिलिंग को 1835 में बसाया। तो इस प्रकार से अनेक हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए। और गर्मी के दिनों में जो वायसराय होते थे वो पूरे अमले के साथ इन हिल स्टेशनों में गर्मियों के समय में चले जाया करते थे। लेकिन इसका विराम 1864 ईस्वी में वायसराय जॉन लॉरेंस ने लगाया। वे अपनी पूरी काउंसिल के साथ शिमला के लिए स्थानांतरित हो गए और इसलिए 1864 के बाद शिमला जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। ये कलकत्ता जो है वो सर्दियों में, वर्ष के दूसरे महीनों में कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जो गर्मी के दिन थे उन दिनों शिमला को राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर बड़े भवन, जो शिमला में कई तरह के हम हेरिटेज बिल्डिंग्स आज भी देखते हैं। कमांडर इन चीफ का जो निवास स्थान था वह भी यहीं था। ये जॉन मार्शल, उनका निवास स्थान शिमला का ही है।
और कमांडर इन चीफ का ये कोठी है, आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है शिमला में। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने हिल स्टेशन बसाए। अब नए शहरों में सामाजिक जीवन कैसा था? भारतीयों के लिए तो ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ पर तांगा या ट्रेम बाद में चले, तो एक भागने वाली जिंदगी शहरों में थी। लेकिन शहरों में संपन्नता भी थी, यहाँ पर अमीर लोग भी थे, और दूसरी ओर अत्यंत गरीबी भी इन शहरों में देखने को मिलती थी। नए सामाजिक समूह बने, क्योंकि अब नए जब पलायन हुए गांव से शहर की तरफ, तो वहां पर नए संबंध लोगों के बनने लग गए, नए सामाजिक दायरे यहां पर बनने लग गए, और जो पुरानी पहचानें थी उनकी, उन्होंने अपना प्रभुत्व खो दिया। हर वर्ग के लोग शहरों में आने लगे और मध्यम वर्ग को यहाँ पर बढ़ोतरी मिली, मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं थी, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, अस्पताल और अन्य सभी सुविधाएं शहरों में हुआ करती थी। महिलाओं के लिए भी अब नए अवसर शहरों में मिलने लगे। पहले एक रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, महिलाओं को अधिक आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, एक रूढ़िवादी सोच हमारे समाज में थी। लेकिन इन शहरों ने महिलाओं को नए अवसर दिए, अध्ययन करने के, अपनी प्रतिभा दिखाने के। तो महिलाएं भी अपने घर चौखट से बाहर निकली और अपनी प्रतिभाएं दुनिया को दिखाई। एक उदाहरण यहाँ पर विनोदिनी दासी जी का मिलता है, जो कि 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में या 19वीं सदी के अंत में ये एक बड़ी प्रसिद्ध महिला रही है। 1883 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने एक स्टार थिएटर की स्थापना की। वैसे महिलाओं के लिए ये कार्य अच्छे नहीं माने जाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लीक से हटकर अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाया और एक प्रसिद्धि पाई। और आमार कथा नामक इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि किस प्रकार की समस्याएं समाज में, कैसी सोच महिलाओं के बारे में है, कितना संघर्ष महिलाओं को करना पड़ता है। वह विनोदिनी दासी ने अपनी आत्मकथा आमार कथा में उसका वर्णन किया है। शहरों में मेहनतकश गरीबों और कामगारों का भी एक वर्ग उभर कर आया, और शहर में जो गरीबों के लिए जीवन था वो एक संघर्षमय था, लेकिन एक अलग सी जीवंत संस्कृति की रचना उन कामगारों, उन मजदूरों ने कर दी थी। तो एक नया सामाजिक जीवन इन शहरों में, जो ये नए शहर औपनिवेशिक काल में भारत में आए थे, इसमें एक नया सामाजिक जीवन देखने को मिला। इसके साथ ही भाग दो का यहीं पर अंत होता है। आज हमने नए शहर किस प्रकार से बने, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, हिल स्टेशन के बारे में हमने आज यहाँ पर पढ़ा है। ये छोटे छोटे प्रश्न इस अध्याय से आते हैं, इनका बड़ा गहन अध्ययन आपको करने की आवश्यकता रहेगी। सिविल लाइंस क्या है, छावनियाँ क्या है, हिल स्टेशन कैसे बने, ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हर प्रश्न को, जो कार्यपत्रक यहाँ पर दिया जा रहा है, उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और स्मरण करें। और विशेष ध्यान, अपना ख्याल रखें, घर में ही रहें अधिकतर, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।